नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कोदरे आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां एक बार पुनः PAT प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस का केमिस्ट्री सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसका आपके सामने दिनांक है पेपर का 8/12/2021 का। और ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर पेपर है, जिसको आपको मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक, तो आइए हम अपने पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो रेडियोधर्मिता से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर हम लोगों को एक सही कथन चुनना है। तो व्हाट इज द ट्रू रिलेटेड द न्यूक्लियर हाफ लाइफ, परमाणु अर्धायु से संबंधित सत्य क्या है। तो आइए एक एक स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं और अपने सही आंसर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ जल्दी व्यय होता है, जल्दी हमारा खर्च होता है। तो बिल्कुल करेक्ट हमारा स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने -dN/dt समानुपाती क्या बचे हुए परमाणुओं की संख्या, अर्थात जितना ज्यादा एक रेडियोधर्मी पदार्थ होगा, क्या हमारे पास उसके विघटन की दर उतनी ज्यादा होगी, मतलब वे उतना ज्यादा होगा। अगला स्टेटमेंट देखें तो रेडियोधर्मी पदार्थ के बीच अर्ध आयु व्यापक रूप से भिन्न होता है। बिल्कुल हमारे पास जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनका अर्धायु काल क्या आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंस रखता है। जैसे कि मैं रेडियम का अर्धायु काल बोलूं तो 1600 वर्ष होता है, वही अगर कार्बन 14 की बात करूं तो क्या 5760 वर्ष होता है। तो इनके बीच क्या एक लंबा टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर हमारे पास विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थों का अर्धायु काल एक दूसरे के करीब है। तो ये जब हमारा लॉन्ग डिफरेंस होता है तो फिर करीब वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो हमारे पास इसके दो सही हमारे विकल्प हैं, ए और बी, जिसको हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हमारे लिए ए होने वाला है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारे पास जो प्रश्न है वह हमारे पास सतह रसायन कोलाइड विलियन चैप्टर से है, जो कि हमें यहाँ पर कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की गति जब कोलाइडी कण गति ना हो तो इस घटना को कहा जाता है। ठीक है, तो भाई हमारे पास विद्युत के प्रभाव में जब कोलाइड कण क्या किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं तो इसे हम विद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोड एनोड और क्या कैथोड लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या एक विद्युत स्रोत से इनको जोड़कर रखते हैं। ठीक है, यहाँ नेगेटिव हमारा कैथोड, पॉजिटिव हमारा क्या होता है एनोड। ठीक है, यहाँ कोई सॉल रखा जाता है तो ये जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो ये किसी न किसी इलेक्ट्रोड पर गमन करता है। अगर ये कैथोड की ओर चलता है तो इसे हम धनकण संचलन मानते हैं, एनोड की ओर चलता है तो ऋणकण संचलन मानते हैं। अब इस तरीके से कणों का चलना विद्युत के प्रभाव में विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो अभी तक का हमारा जो प्रोसेस था उसे हमने क्या नाम दिया बच्चों, विद्युत कण संचलन। पर यहां पर हम एक बात देख पा रहे हैं कि पूरा सॉल क्या इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है और अपना सॉल क्या वहां जमा होकर स्कंदित कर अपने आप को उदासीन बना रहा है। पर हमारा प्रश्न यहाँ पर कुछ और है। हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि अगर मैं यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर क्या इस काम को कराता हूं तो फिर इसमें से हमारे केवल और केवल क्या विलायक कण ही क्या यहाँ पहुंच पाएंगे। अब आपके विलय कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे। केवल इस इलेक्ट्रोड के लिए कौन से विलयन के पार्टिकल जा पाएंगे, विलायक के। ठीक, तो अब इस घटना को हम लोग क्या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नाम देते हैं। ठीक, तो जब
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के कण ही अपने आप को गुजार पाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोड पर पहुंच पाते हैं, इसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है। सेल नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट सेल कैन हैव मेनी इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कोश के बगल वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो हमने बोर-बरी रूल पढ़ा है। बोर-बरी रूल क्या बताता है कि हमारे पास परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कहें कि आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कोश के लिए कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है? बोलो 8। और उससे एक पहले जिसको कि हम उपांत्य कक्षा नाम देते हैं, इसको हम सेकेंड लास्ट कक्षा या कोश कहते हैं, जिसके लिए हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 18। तो आपको अंतिम या सबसे लास्ट सेल का कहे तो 8, और उससे एक पहले वाली या उपांत्य की बात करें तो 18। तो यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है 18। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक बार फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, जहां पर हमें पूछा जा रहा है चुंबकीय वर्णक्रम रेखाओं का विभाजन खालिस्तान के लिए कहा जाता है और विद्युत क्षेत्र में वर्णक्रम रेखाओं के विभाजन को कहा जाता है। तो भाई साहब, ये जो है हमारा बोहर मॉडल की अपवाद या कमियों के रूप में क्या हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर बोहर मॉडल की ये क्या कुछ कमियां थी जो बोहर मॉडल से हमें प्राप्त नहीं होती, जिनको अलग वैज्ञानिकों द्वारा समझाया गया। अब वो क्या है? तो भाई बोहर मॉडल में हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना कर दिया गया, जिसमें कई सारी हमारे पास क्या लाइनें थी। अब इन लाइनों को अगर मैं बात करता हूं, इन लाइनों को यहाँ पर समझें, ये हमारी क्या बोहर मॉडल से प्राप्त क्या हो गई? लाइनें। ठीक है, अब मैं इन लाइनों को क्या दो तरह के क्षेत्र में रखूं। एक तो सबसे पहले मैं इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं। ये मैंने दो चुंबक लगा दिए, NS। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रमी लाइनों को हम लोग जब किस क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्या इस प्रभाव को देखते हैं, तो हमारी जो स्पेक्ट्रमी लाइनें हैं क्या वो पहले से पतली महीन हो जाती है। तो स्पेक्ट्रमी लाइनों को किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लाइनों का क्या होना? पतली और महीन, पतली व महीन। तो इस काम को, इस घटना को हम लोग क्या जीमान प्रभाव कहते हैं, क्योंकि ये काम जो है हमें जीमान नाम के साइंटिस्ट से कर दिया गया, तो ये प्रभाव हो गया जीमान। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र स्पेक्ट्रमी रेखाओं को जब पतली और क्या कर दे? महीन, उस प्रभाव को जीमान प्रभाव। अब दूसरी तरफ अगर मैं यही इस क्षेत्र को हटाकर यहाँ पर क्या कोई और क्षेत्र, जैसे कि क्या लगा देता हूं? विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हम लोगों ने अब क्षेत्र क्या विद्युत ले लिया। अब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में भी क्या स्पेक्ट्रमी लाइनें इसी तरीके से क्या अपना काम करती है, अर्थात पहले से क्या हो जाती है? पतली और महीन। परंतु इस काम को हम लोग क्या स्टार्क प्रभाव के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्टार्क के द्वारा बताया गया। तो स्टार्क के द्वारा क्या बताया गया भाई कि स्पेक्ट्रमी लाइनों को जब आप विद्युत क्षेत्र के साथ रखते हो तो ये लाइनें पहले से पतली और क्या बन जाती है? महीन। और इस घटना को स्टार्क के द्वारा देखा गया, इसलिए इसको स्टार्क प्रभाव नाम दिया गया। तो अब हमारे पास क्या दो तरह, एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो था जीमान प्रभाव और एक विद्युत क्षेत्र के लिए जो था स्टार्क प्रभाव, मतलब इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास किस चैप्टर से है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू रेडियो एक्टिव डीके।
ठीक है, तो अपने को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, स्टेकोस्टिक प्रक्रिया का मतलब होता है अपने आप होने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पर रेडियोधर्मी एक स्वतः अपघटित, स्वतः विघटित होने वाली अभिक्रिया है, जहां अस्थिर नाभिक से स्वतः विकिरणों का क्या मिलता है, उत्सर्जन। तो पहला स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट होता है। दूसरा देखें, रेडियोधर्मी क्षय में अस्थिर परमाणु नाभिक से विकिरणों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा यहाँ प्राप्त नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन, जिससे ऊर्जा में कमी और स्थायित्व को बनाया जाता है। तो ये वाला हमारा बी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। रेडियोधर्मी क्षय में अस्थिर परमाणु नाभिक विकिरणों द्वारा ऊर्जा खो देता है। तो बिल्कुल अस्थायी नाभिक से हमें विकिरणों का क्या मिलता है, उत्सर्जन। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? ठीक है, हमें उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें कोलाइड ना हो। तो पेंट हमारा एक सॉल है, दो गैसों का मिश्रण कभी कोलाइड नहीं हो सकता। मिस्ट हमारा द्रव एरोसॉल है, और चीज भी हमारा क्या एक जेल प्रकार का कोलाइड तंत्र उदाहरण है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है क्या वो बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह हमारा जीओसी से संबंधित क्वेश्चन है। आइए देखें। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी किस प्रकार का बंध बनाती है? तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है, क्या उसको एक साझेदारी वाला बंध से मिलती है, जो कि इसके लिए सहसंयोजी बंध करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ कार्बन के अंदर टेट्रावेलेंसी 4 संयोजकता क्या उसके कोवेलेंट बॉन्ड को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर-बरी नियम अनुसार होगा। तो दूसरे कोष में हमें 2 ले सकते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही फॉर्मूला है 2 इंटू n की पावर 2, 2 इंटू n की पावर 2, मतलब दूसरे कोष में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 4 नहीं। पहले कोष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, ये भी गलत हो गया, क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कोष में, बिल्कुल सबसे पहले कम, मतलब पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से हम क्या कोष के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। n बराबर 2 के बाद छोटे कोषों का आकार स्थिर हो जाता है, तो बिल्कुल गलत है, आकार बढ़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो सी है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, वह कार्बन जिसमें अद्वितीय गुण होता है कहलाते हैं। द कार्बन विच इज यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड। अब यहाँ पर हम कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी में टेट्रावेलेंसी भी बोलते हैं और केटेनेशन भी बोलते हैं, बट अगर दोनों में से किसी एक को चुनना है तो वो है श्रृंखलन। श्रृंखलन का गुण कार्बन के पास सर्वाधिक होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, अगर हम सिंगल बॉन्ड के लिए बात करें तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर क्या एक लंबी चेन को बनाने में सक्षम है, जिसके पीछे कारण होता है कार्बन कार्बन की बंध ऊर्जा। और ऐसा पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक किसी के अंदर है तो वो कार्बन है। तो इसीलिए क्या हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर केटेनेशन को बताने वाले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, आइए देखें। किस प्रकार के क्षय को पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के रूप में माना जाता है और माना जाने वाला उत्सर्जन कहलाता है? विच टाइप ऑफ डिके इज करेक्टराइज्ड बाय इमिशन नोन एज पॉजिट्रॉन इमिशन। तो भाई पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही क्या एक बिछड़ा हुआ भाई है, जिसके लिए क्या केवल चार्ज का डिफरेंस है, बाकी मास और अदर प्रॉपर्टी में क्या सिमिलर है। तो यहाँ पर हमारा
पॉजिट्रॉन कैसे बनता है? तो हमारे पास जो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का डिसोसिएशन, प्रोटॉन का विघटन कर एक न्यूट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन निर्मित किया जाता है। ठीक, अब इस पॉजिट्रॉन को क्या हम लोग प्लस बीटा कण उत्सर्जन के रूप में देखते हैं, अर्थात ये हमारे पास क्या एक बीटा डीके फॉर्म में होगा। ठीक है, अब एक और बात यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर हमारे पास एक और टाइप का बीटा होता है जिसको हम न्यूट्रॉन के विघटन कर प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के रूप में बनाते हैं। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये हमारा माइनस बीटा कण होता है और ये जो पॉजिट्रॉन है ये प्लस बीटा कण होता है। दोनों को ही अलग अलग नाभिक के कणों के विघटन कर प्राप्त किया जाता है। तो आपका प्रोटॉन टूटने पर पॉजिट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन टूटने पर आपका क्या बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर करेक्ट जो है वह है बीटा 6। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां गोल्ड नंबर के संबंध में सही कथन चुने। ठीक, चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्ड नंबर। तो भाई पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गोल्ड नंबर कोलाइड कणों के आकार से जुड़ी होती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगला क्या है, गोल्ड नंबर एक सुरक्षात्मक कोलाइड की सुरक्षात्मक क्रिया से संबंधित नहीं है, यहां नहीं लिखा है। किसी सुरक्षात्मक कोलाइड का गोल्ड नंबर जितना छोटा होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी अधिक होगी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। एक सुरक्षात्मक कोलाइड का गोल्ड नंबर जितना छोटा होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी कम बोला है, जबकि होती अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या सी होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम यहां पर। तो जब दो या दो से अधिक यौगिक समान अणुसूत्र वाले हो तो इस गुण को कहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब समान अणुसूत्र और किसी भी गुण की भिन्नता हो तो हम ऐसे दो लोगों को आपस में समावयवता कहते हैं। ठीक, एरोमेटिकता, मेटामरिज्म, क्लीवेज, ये सब हमारे डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो इनको हमें चेक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुने। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। लायोफोबिया कणों के चारों ओर परस से लायोफिलिक कण सुरक्षात्मक कोलाइड का कार्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, हमारा द्रव विरोधी एक अस्थायी कोलाइड है, द्रव स्नेही एक स्थायी कोलाइड है। तो हम द्रव विरोधी कोलाइड के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, लाने के लिए उसमें बाहर से द्रव स्नेही को मिलाते हैं जो उसके चारों तरफ अपनी लेयर बनाकर उसके स्थायित्व को, अवक्षेपण को कम कराता है। ठीक है, अगला देखें तो लायोफोबिया कण चारों ओर परस से लायोफिबिक कणों को सुरक्षात्मक कोलाइड कराता है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट नहीं है। लायोफोबिक नहीं, लायोफिलिक का लेयर बनता है जो सुरक्षा देने का काम करता है। लायोफिलिक का कण लायोफोबिक के कणों की तुलना में अधिक स्थिर होता है, बिल्कुल, इसलिए उनके रक्षी कोलाइड कहते हैं। मतलब आपका ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नॉन बेंजोनॉइड है। नॉन बेंजोनॉइड मतलब जो बेंजीन रिंग नहीं रखता है। ठीक है, तो यहां पर एनिलीन हम सब जानते हैं, एरोमेटिक क्या हमारा एमीन होता है, बेंजीन रिंग है। नेफ्थलीन हम सब जानते हैं, इस तरीके का हमारा क्या एक स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन रिंग है। एजुलिन, तो एजुलिन में अगर हम कोई नंबर ऑफ कार्बन नहीं दिया तो बेंजीन भी मान सकते हैं। अब आ जाओ ट्रोपोलोन, तो ट्रोपोलोन की स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ OH होता है। ये एरोमेटिक है, बट ये नॉन बेंजोनॉइड तरह का एरोमेटिक यौगिक है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, और बेंजोनॉइड के लिए एरोमेटिक रिंग अर्थात बेंजीन का होना जरूरी है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है डी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है
बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते हैं, ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, बल्कि निरंतर ऊर्जा की अवस्था जहां ऊर्जा स्थिर मान रहता है, ऐसी अवस्था कहलाती है। तो भाई जहां पर स्थिर ऊर्जा रखकर क्या वो अपना चक्रण करता रहता है, उसके लिए हम उसकी स्टेशनरी स्टेट, अद्य अवस्था या स्थिर अवस्था कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान क्या हमारे लिए स्थिर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो एक बार फिर से हमारा कोलाइड विलियन से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किससे अपने परीक्षण के लिए स्थायी एजेंट की आवश्यकता होती है? तो जिसका स्थायित्व कम होगा उसको अपना स्थायित्व लाने के लिए क्या इस तरह का कोई एजेंट लगेगा, और वो कौन है? तो वो है लायोफोबिक, हमारा द्रव विरोधी कोलाइड। तो यहाँ पर लायोफोबिक कोलाइड की क्या हमको यहाँ पर उसके लिए स्थायी एजेंट मिलाने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोहर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में सत्य है, मतलब इस ईयर आपका एटॉमिक सरफेस रेडियो पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इसके परमाणु स्पेक्ट्रम में बहुत कम रेखाएं होती है। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत सारी रेखाएं होती है भाई साहब। इसमें एकल इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल। बोहर मॉडल को क्या एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए समझाया गया, लेकिन इसके परमाणु स्पेक्ट्रम में बड़ी संख्या में लाइनें होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट अभी तो ट्रू है, यहां पर करेक्ट है। इसके परमाणु स्पेक्ट्रम में बहुत कम रेखाएं, फिर से हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। उच्च तापमान पर अधीन होने पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा अवस्था में रहता है, नहीं, आप ताप बढ़ाओगे तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, जो कि ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो बी है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज और कई सारी स्पेक्ट्रमी लाइनें हमें प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कोलाइड प्यूमिक स्टोन किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर हमारे पास जो प्यूमिक स्टोन है वो एक ठोस सॉल है, जिसको अपन ठोस फोम भी कहते हैं, जहां पर हमारा परिक्षेपण माध्यम एक क्या होता है, ठोस, और परिक्षिप्त प्रवस्था यहाँ पर जो है क्या वो हमारे लिए एक गैस होती है, और इस तरीके से मिलकर जो तंत्र बनता है उसको ठोस फोम या ठोस सॉल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी डी। अगला देखें तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है? तो नाइट्रेशन मतलब बेटा NO2+। NO2+ एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कहाँ अच्छे से मिलेगा, जहां पर स्पीसीज के लिए क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो, ऐसी स्पीसीज पर NO2+ का अटैक क्या सबसे अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। तो मैं बात करता हूं टॉलुइन की, जिस पर क्या मिथाइल ग्रुप है। बेंजीन की बात करता हूं, यहाँ पर हम बेंजीन के साथ क्या बेंजोइक एसिड भी दिया है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन, और ये हो गया हमारा क्या, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो हमारा टॉलुइन का मेथिल ग्रुप जो है क्या +H प्रभाव दर्शाता है, जो कि अर्थो पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है। बेंजीन पर कोई प्रभाव नहीं है, बट ये एक नाभिक स्नेही अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। पर हमारा बेंजोइक एसिड और नाइट्रो ग्रुप -M प्रभाव, -M प्रभाव के कारण आपके अर्थोपेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जब बढ़ जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसके लिए वो स्पीसीज अच्छी नहीं है। तो कौन सी स्पीसीज उसके लिए सबसे बेहतर है, जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हो, जैसे कि यहाँ 4 ऑप्शन के लिए टॉलुइन वो हमारा आंसर है, जहां से एक नाइट्रो या इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्शन सबसे अच्छी होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मिता में कार्य बलों द्वारा यांत्रिकृत होता है? तो कार्य बलों मतलब जिसको हम कृत्रिम रूप से या बाहरी
जो हमारी क्रिया के द्वारा उत्पन्न करा सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो हमारा कौन सा क्षय हो सकता है? बीटा क्षय, जिसके रूप में हम पॉजिट्रॉन को उत्सर्जित करा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है ब्रीडिंग आर्क विधि से संबंधित सही गुण है। तो ब्रीडिंग आर्क में क्या होता भाई? हम यहाँ पर बड़े अर्थात निलंबन आकार के कणों को क्या यांत्रिक विधि द्वारा क्या कोलाइड आकार के कणों में परिवर्तित करते हैं, अर्थात यहाँ पर धातु की छड़ को उपयुक्त विलायक में रखकर क्या हम विद्युत क्षेत्र लगाकर इनका स्पार्क कर इनके कणों को कोलाइड आकार में परिवर्तित कर क्या अपना कोलाइड तैयार करते हैं, जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम के हम कोलाइड सॉल्व बनाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें होती है। पहला तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर परिक्षेपण कर छोटा करते हैं और फिर साथ ही उस विलयन को क्या बर्फ का जैकेट लगाकर ठंडा करते हैं। मतलब यहाँ परिक्षेपण के साथ साथ संघनन का काम भी किया जाता है। तो इसका हम अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो हमारे लिए सी सही होगा, जहां पर परिक्षेपण संघनन दोनों ही बताया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है सॉलिड कोलाइड को मिट्टी का रासायनिक रूप से सक्रिय भाग नहीं माना जाता, क्योंकि कारण है भाई? कारण ये है कि ये केमिकली स्ट्रक्चर से मटेरियल इन्वॉल्व्ड होता है, यहाँ पर शामिल मटेरियल की रासायनिक संरचना होती है। ठीक, दूसरा लार्ज सरफेस एरिया में पाया जाता है। तीसरा स्मॉल सरफेस एरिया अर्थात छोटी सतह के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये क्यों नहीं सम्मिलित होता? क्योंकि इसमें कई सारे लोगों का मिश्रित रूप रासायनिक संगठन है, इसके कारण, और इसका जो एरिया है वो लार्ज है, ये बड़े क्षेत्र में हमको प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको रासायनिक रूप से सक्रिय भाग के रूप में नहीं लेते। अगर ये सीमित क्षेत्र में होता, इसमें हमारी कम इम्प्यूरिटीज होती, तो हम इसका यूज कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए। अगला देखें, अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रजाति एक इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है? तो पहले तो यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन में आप प्लस लगाकर रखें, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर सबके लिए प्लस था। ठीक है, तो भाई हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कौन होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल वे स्पीसीज होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यून किसके पास होते हैं? तो कुछ धनायने हैं, कुछ धनायने कह रहा हूं जिनका अष्टक अपूर्ण है। ठीक, हमारे पास और कौन होता है? तो लुईस अम्ल जो हैं क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? और कौन होता है ऐसा सेंट्रल मेटल एटम जिनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो? तो वह सब हमारे लिए क्या एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ठीक है, जैसे H+, CH3+, H+, लुईस अम्ल जैसे कि BF3 आ गया, आपका AlCl3 आ गया, आपका ZnCl2 आ गया, आपका FeCl2 आ गया, आपका PCl3 आ गया, आपका SnCl2 आ गया, ये सब। ठीक, तो ये सब आपके इलेक्ट्रोफाइल है। पर ऐसा कोई पॉजिटिव आयन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो कभी आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करके देगा। जैसे H3O+ में ऑक्टेट कंप्लीट है, NH4+ में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये दो आप थोड़े ध्यान से याद रखें, जिनका क्या प्लस है बट ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन, दो परमाणु क्रमशः 10 और 11 इलेक्ट्रॉन में हैं, दोनों N+ परमाणुओं में कितनी कक्षाएं उपस्थित होगी? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास N+ क्या क्या दिया है बेटा? 10 और 11। तो हम इसका बोरबरी बना लेते हैं। 10 के लिए 2 8 1 और 10 के लिए 2 8 बना लेते हैं, और यहाँ पर 11 के लिए 2 8 और 1। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल निकाल लो, तो क्या 2 सेल में काम हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल निकाल लो तो कितना? 3। ठीक है, तो यहाँ पर N+ के 10 इलेक्ट्रॉन होने के लिए नंबर ऑफ सेल कितनी लगेगी? 2, और 11 के लिए नंबर ऑफ सेल कितनी लगेगी? 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखें, तो सही कथन चुनिए, है ना, सही कथन चुनना है। तो लायोफोबिक सॉल रिवर्सिबल सॉल के रूप में जाना जाता है? नहीं।
अब मैं आपको फटाफट कुछ द्रव स्नेही द्रव विरोधी के डिफरेंस बता देता हूं, जिससे आपका ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो भाई द्रव स्नेही वे कोलाइड है जो कि विलायक के कांटेक्ट में आते बराबर आसानी से अपना कोलाइड विलयन बना लेता है। द्रव विरोधी को कुछ विशेष विधियों से तैयार किया जाता है। द्रव स्नेही हमारे स्थायी कोलाइड हैं, द्रव विरोधी हमारे अस्थायी कोलाइड हैं। द्रव स्नेही का स्थायित्व अधिक होता है, जलयोजन अधिक होता है, टिंडल प्रभाव कम रखते हैं, ठीक है। परंतु हमारे जो द्रव विरोधी है स्थायित्व कम होता है, जलयोजन कम होता है, किंतु टिंडल प्रभाव ज़्यादा अधिक दर्शाते हैं। अगर हम द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल में बात करें तो स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, एल्ब्यूमिन ये सब द्रव स्नेही के एग्जाम्पल बनेंगे। और अगर द्रव विरोधी की बात करें तो हमारा स्टार्च जो है हमारा यहाँ पर सल्फर जो है, सल्फर, स्वर्ण सॉल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या द्रव विरोधी सॉल के एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो हमारा जो द्रव विरोधी है वो अनुत्क्रमणी प्रकृति का है, पर यहाँ क्या बोल रहा उत्क्रमणी, मतलब ये गलत है। लायोफिलिक सॉल उत्क्रमणी रूप से जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, है ना। लायोफिलिक सॉल स्थिर नहीं होते जबकि स्थिर होते हैं, लायोफिलिक का स्थायित्व ज्यादा होता है, तो ये कथन भी गलत है। अब हमारे पास मिश्रण यदि दो या दो से अधिक गैसों का सजाती है तो इससे कोलाइड के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल नहीं। दो गैसों का हमारा समांगी मिश्रण होता है जो कि कोलाइड नहीं होता, मतलब ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बी है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये जो पेपर का कंप्लीट 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। आप इसकी मदद से आपकी आगे आने वाली एग्जाम की अच्छी से प्रिपरेशन रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।